सी प्लस प्लस के क्वेश्चन और आंसर देख रहे हैं। एक्सप्लेन स्टोरेज क्वालिफायर इन सी प्लस प्लस। स्टोरेज क्वालिफायर कौन कौन से होते हैं सी प्लस प्लस में? कॉन्स्ट है, वोलेटाइल है, वेटेबल है। ध्यान दीजिएगा, दो अलग अलग चीजें होती हैं। स्टोरेज क्वालिफायर ये हैं और स्टोरेज जो एक्सेस स्पेसिफायर हैं वो अलग होते हैं और स्टोरेज क्लासेस अलग अलग होती है। तो ये स्टोरेज क्लासेस जैसे आपका ऑटो, एक्सटर्न वगैरह है, वो स्टोरेज क्लासेस हो गई। और एक्सेस स्पेसिफायर ये आपके पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट हो गए। यहां पर बात हो रही है स्टोरेज क्वालिफायर्स की। स्टोरेज क्वालिफायर्स की तो कॉन्स्ट है, वोलेटाइल है, म्यूटेबल है। कॉन्स्ट मतलब ये है कि अगर एक वेरिएबल आप कॉन्स्ट दे देते हैं तो अगर मेमोरी में एक बार इसको इनिशियलाइज कर दिया तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते। वोलेटाइल का मतलब ये है कि आप एक तरीके से कंपाइलर को निर्देश दे रहे हैं कि कृपया इसको ऑप्टिमाइज मत करिए, यानी कि वो वैल्यू मेमोरी लोकेशन में जो ऑल्टर की जाती है, ऑल्टर हो सकती है, जबकि प्रोग्राम कोड उसे मॉडिफाई नहीं कर रहा। जैसे मान लीजिए सिस्टम की डेट उठानी है तो सिस्टम की डेट तो अपने आप चेंज होती रहेगी, प्रोग्राम तो कुछ नहीं कर रहा इसमें, जो भी सिस्टम की डेट होगी वो उठाएगा। तो अब क्या होता है कि जो अलग अलग कंपाइलर के फेजेस होते हैं उसमें एक कोड ऑप्टिमाइजेशन भी होता है, तो कंपाइलर कोड ऑप्टिमाइज करता है। वोलेटाइल का मतलब ये है कि कृपया आप इसे, जो ये मेंबर है इसके आगे वोलेटाइल लिख दिया तो इसको, इस पे आप कोई ऑप्टिमाइजेशन मत लगाइए। म्यूटेबल का मतलब ये होता है, कोई अगर मान लीजिए कोई क्लास का एक मेंबर है, उसको आपने कांस्टेंट बनाया है, यानी कि कांस्टेंट मेंबर वेरिएबल बनाया है, या फिर एक तरीके से समझिए कि जब आपने क्लास बनाई और क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाया तो उसको कांस्टेंट पॉइंटर कर दिया, यानी जो ऑब्जेक्ट 1 बना या ऑब्जेक्ट 1 बना ये कांस्टेंट है, या इसके क्लास के अंदर जो मेंबर वेरिएबल फंक्शन है कांस्टेंट हो गया। आप मेंबर वेरिएबल आप चेंज नहीं कर नहीं सकते। लेकिन अगर आप म्यूटेबल लगा देंगे तो हो सकता है इसमें 100 मेंबर आपने डाले हो और आप चाहते हैं एक को चेंज हो लेकिन बाकी 99 चेंज ना हो, तो 99 के आगे कुछ नहीं लगाएंगे, एक के आगे म्यूटेबल लगा देंगे, तो कोई भी इसे चेंज कर सकता है। ये चेंज होने, इसको आप कोड से चेंज कर सकते हैं जबकि बाकियों को चेंज नहीं कर सकते आप। डैंगलिंग पॉइंटर क्या होता है? डैंगलिंग पॉइंटर जब ऑब्जेक्ट का एड्रेस, ऑब्जेक्ट का कोई एड्रेस होगा, अगर आप उसको यूज करते हैं जबकि ऑब्जेक्ट की लाइफ टाइम खत्म हो चुकी है तो डैंगलिंग पॉइंटर वहां पर एग्जिस्टेंस में आता है। जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल लीजिए, रिटर्निंग द एड्रेस ऑफ द ऑटोमेटिक वेरिएबल फ्रॉम अ फंक्शन और यूजिंग द एड्रेस ऑफ द मेमोरी ब्लॉक आफ्टर इट इज फ्रीड। अब ये आपका एक ब्लॉक है, आप ये जानते हैं कि जो ऑटो वेरिएबल है उसकी लाइफ, जो उसकी लाइफ टाइम वो यहां से यहां तक ही होती है ऑटो वेरिएबल। अगर आप इस ऑटो वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न कराना चाहते हैं तो डैंगलिंग हो जाएगा, क्योंकि इसका एड्रेस तो यहां से यहां तक ही वैलिड है, यानी कि यहां से यहां तक ऑटो वेरिएबल है, ऑटो वेरिएबल की लाइफ यहां तक है, इसके बाद उसका कोई वजूद नहीं है। लेकिन उसके बाद भी आप यहां से फंक्शन से रिटर्न कर रहे हैं एड्रेस, तो गलत हो जाएगा। गलत क्या होगा? डैंगलिंग पॉइंटर बन जाएगा। और अगर आप एड्रेस यूज करना चाहते हैं मेमोरी ब्लॉक का, एक मेमोरी ब्लॉक है आपके पास, मान लीजिए ये मेमोरी ब्लॉक है, आप इसका एड्रेस यूज करना चाहते हैं जब ये मेमोरी ब्लॉक ऑलरेडी फ्री हो चुका है, ये फ्री हो चुका है फिर भी आप इसका यूज कर रहे हैं प्रोग्राम में, तो वो नहीं, इसका एम्प्लॉय करने अलग बात है, मतलब आप इसको एलोकेट कर रहे हैं अलग बात है। लेकिन अगर इसको आप यूज कर रहे हैं कि हाँ साहब यहाँ कुछ होगा मैं इसको यूज करना चाहता हूँ, तो गलत हो जाएगा, तो उसे हम डैंगलिंग पॉइंटर कहते हैं। इन व्हाट सिचुएशंस डू यू हैव टू यूज इनिशियलाइजेशन लिस्ट रादर देन असाइनमेंट इन कंस्ट्रक्टर? तो कौन सी सिचुएशन ऐसी है जहां पर आपको इनिशियलाइजेशन लिस्ट यूज करनी पड़ेगी, इस तरीके की इनिशियलाइज करनी पड़ेगी, रादर देन असाइनमेंट इन कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर में असाइनमेंट की जगह आप इनिशियलाइजेशन करेंगे। जब ये आप ये चाहते हैं, व्हेन यू वांट टू यूज नॉन स्टैटिक कांस्टेंट डेटा मेंबर्स, जब आप नॉन स्टैटिक कांस्टेंट डेटा मेंबर यूज करना चाहते हैं, एंड रेफरेंस डेटा मेंबर्स, यू शुड यूज इनिशियलाइजेशन लिस्ट टू इनिशियलाइज। जब आप नॉन कांस्टेंट, एक नॉन स्टैटिक हो, कांस्टेंट डेटा मेंबर हो और आप रेफरेंस करना चाहते हैं इन डेटा मेंबर्स को, तब आप इनिशियलाइजेशन लिस्ट का यूज करेंगे, असाइनमेंट का नहीं। When does a class need a virtual destructor? वर्चुअल डिस्ट्रक्टर कब चाहिए क्लास को? अगर क्लास के पास कम से कम एक वर्चुअल फंक्शन है तो आपके पास वर्चुअल डिस्ट्रक्टर होना चाहिए, होगा वैसे। इसका मतलब यह है कि ये आपको अलाउ करता है आप डिलीट कर सके एक डायनेमिक ऑब्जेक्ट को, कैसे? थ्रू अ कॉलर टू अ बेस ऑब्जेक्ट, क्लास ऑब्जेक्ट। अगर आपके पास ये नहीं है तो गलत डिस्ट्रक्टर इन्वोक हो जाएगा जब आप डायनेमिक ऑब्जेक्ट को डिलीट करना चाहिए। व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस पॉइंटर व्हेन इट इज क्रिएटेड? दिस पॉइंटर
दिस पॉइंटर जो भी रीसेंट ऑब्जेक्ट को आप हैंडल कर रहे होंगे, एक्सेस कर रहे होंगे, ये उसका एड्रेस रखता है। यानी कि आप जब भी कोई एक तरीके से मान लीजिए कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं या कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, या ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहे हैं, चलिए जब एक्सेस कर रहे हैं तो दिस हमेशा उस ऑब्जेक्ट के एड्रेस को पॉइंट कर रहा होगा। तो ये कांस्टेंट टाइप पॉइंटर है। ये क्रिएट होता है जब एक नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन क्लास का कॉल होता है। उस नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन के अंदर दिस अपने आप में एक वेरिएबल मतलब एक आर्गुमेंट होता है। ये आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये हमेशा, क्योंकि फंक्शन ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है, ऑब्जेक्ट कैन इन्वोक अ फंक्शन। तो इस फंक्शन की बात मैं कर रहा हूं, जो भी ऑब्जेक्ट फंक्शन इन्वोक कर रहा है, जो भी फंक्शन इन्वोक करेगा दिस इसके अंदर चला जाएगा। दिस मतलब दिस अब ये बोल रहा है कि देखिए इस ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, तो दिस विल ऑलवेज हैव अ दिस पॉइंटर है, क्योंकि ये कांस्टेंट टाइप पॉइंटर है। तो ये पॉइंटर पॉइंट करेगा जिस ऑब्जेक्ट को आप डील कर रहे हैं। बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं ना, 100, 200, 500, 1 या 2। तो जिस ऑब्जेक्ट को आप रिसेंटली एड्रेस कर रहे हैं उसका एड्रेस होगा। हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर व्हाइल ओवरलोडिंग? प्री, ये आपका पोस्ट, इनको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे जब ओवरलोड कर रहे हैं? हम ये मेंशन कर सकते हैं, जो कीवर्ड है इंट, ध्यान दीजिएगा। तो इन दोनों को अलग अलग करने का मतलब ये है, कैसे पता करेंगे? आप केवल एक कीवर्ड इंट लिख दीजिए, उसको सेकंड पैरामीटर बना दीजिए पोस्ट इंक्रीमेंट फॉर्म में, तो आपको दोनों में पता मतलब डिफरेंशिएट आप कर सकेंगे। आपको केवल कीवर्ड इंट लगाना है सेकंड पैरामीटर जब भी आप पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे। व्हाट आर स्टैक्स एंड गिव एग्जांपल वेयर दे आर यूजफुल? स्टैक एक लीनियर स्ट्रक्चर है, डेटा स्ट्रक्चर है, और एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है ये, जिसमें तो ये एक ऐसा लीनियर स्ट्रक्चर है जिसमें इंसर्शन डिलीशन हमेशा एक ही एंड से होता है, यानी केवल एक एंड से होगा। इसे हम लास्ट इन फर्स्ट आउट कहते हैं। जो सबसे आखिरी में रखा जाएगा वो सबसे पहले निकाला जाएगा। और स्टैक बहुत सारी जगह यूजफुल है, जैसे अगर आपको सिंटेक्स एरर चेक करना है, पैरेंथेसिस चेक करना है, आपको एक्सप्रेशन कंप्यूट करने हैं, आपको जो फंक्शन कॉलिंग है उनको रखना है, बहुत सारे काम स्टैक के हैं। स्टैक एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है कंप्यूटर साइंस का, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। एक्सटर्नल इटरेटर और इंटरनल इटरेटर में अंतर बताइए, और एडवांटेज क्या है एक्सटर्नल इटरेटर का? इटरेशन मतलब बार बार किसी चीज को चलाना। तो एक्सटर्नल इटरेटर, इसको हम इंप्लीमेंट करते हैं एक सेपरेट क्लास की तरह, जो हम अटैच कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट से, जिसमें जहां पर ऑब्जेक्ट के अंदर आइटम हो, जिसको हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाएंगे। जबकि इंटरनल ऑपरेटर इंप्लीमेंट करते हैं मेंबर फंक्शन में, उसी क्लास के, जिस क्लास में स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ना चाहते हैं। यानी कि केवल जैसे 1 से लेकर 100 तक जाना है तो एक एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। एक्सटर्नल इटरेटर में बहुत सारे इटरेटर होते हैं जो एक साथ उस ऑब्जेक्ट पे काम कर सकते हैं। ये उसका बेसिक एडवांटेज है। इन फंक्शन डिक्लेरेशन व्हाट डज एक्सटर्न मीन? फंक्शन डिक्लेरेशन में एक्सटर्न का क्या मतलब होता है? एक्सटर्न का मतलब ये होता है कि कंपाइलर को बताना कि देखिए साहब, ये जो मेंबर है अभी आप देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं है, इसी फाइल में है या किसी और फाइल में। खास एक्सटर्न हमेशा बाहर की फाइल के लिए होता है, तो अभी तक आपको मिला नहीं है, लेकिन ये किसी न किसी फाइल में होगा। You want to link a C++ प्रोग्राम to C, how would you do it? अगर आप ये करेंगे तो सीधा एक्सटर्न C लिंकेज स्पेसिफिकेशन यूज कर लीजिए C फंक्शन डिक्लेरेशन के बाद। STL क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी है ये एक लाइब्रेरी का कंटेनर है जिसको एनसी कमेटी ने अप्रूव किया हुआ है। इसमें आप C++ के स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि अगर आप स्टैक अपने यूज करना चाहते हैं तो खुद इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन अगर आप STL यूज करते हैं तो आप बस स्टैक को इंक्लूड कर लीजिए ऊपर हेडर फाइल, और फिर आप जो इसकी सारी पॉसिबिलिटीज है वो कर सकते हैं बगैर केवल एक ऑब्जेक्ट बना के। What are the different types of STL containers? इसमें adaptive कंटेनर है, इसमें आपका associative कंटेनर है, इसमें सीक्वेंस कंटेनर है। इस adaptive कंटेनर में आपका क्यू है, स्टैक है, associative कंटेनर में आपका सेट है, मैप है, सीक्वेंस कंटेनर में आपका वेक्टर है, डीक्यू है। स्टैक अनबाइंडिंग क्या होती है? स्टैक बाइंडिंग मतलब ये होती है कि मान लीजिए ट्राई और कैच में कोई एरर आया, तो ट्राई तक जो ऑब्जेक्ट बने हैं उन सबका स्टैक से डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो एक एक करके इनको डिस्ट्रक्ट किया जाएगा ऑब्जेक्ट को। इसे हम स्टैक अनबाइंडिंग कहते हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग या फंक्शन ऑपरेटर ओवरलोडिंग में क्या अंतर है, या उनको बताइए। फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब ये है कि एक तरीके का आपको ये दोनों एक अलग अलग टेक्निक है, विधाएं किस तरीके की कि ये आपके पॉलीमॉर्फिज्म को इंप्लीमेंट करने के लिए फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते हैं। अगर फंक्शन ओवरलोडिंग की बात करें, जो कैपेबिलिटी है C++ की, ताकि आप बहुत सारे फंक्शन एक ही नाम से बना सके, अलग अलग पैरामीटर देंगे तो इस तरीके से फंक्शन ओवरलोड हो जाएगा। यानी कि एक फंक्शन को आपने ओवरलोड कर दिया, नाम आपका यही है, अलग अलग पैरामीटर हम आपको देंगे और आप अपना अलग अलग काम करेंगे। तो जब हम कॉल करते हैं ओवरलोडेड फंक्शन को, तो C++ कंपाइलर सिलेक्ट करता है वो प्रॉपर फंक्शन उसके नंबर, टाइप और ऑर्डर ऑफ आर्गुमेंट से,
नंबर टाइप ऑफ ऑर्डर आर्गुमेंट से। तो फंक्शन ओवरलोडिंग एक तरीका है जिसमें हम सेम नाम अलग अलग काम करते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग की जहां तक बात है, इसमें जो C++ के ऑपरेटर है हम इसको रीडिफाइन कर देते हैं। देखिए C++ के ऑपरेटर वही ऑपरेटर होंगे जो मैथमेटिक्स में होते हैं मोस्टली। तो वो ऑपरेटर अब किस पे काम करेंगे? ऑब्जेक्ट्स पे, वेरिएबल पे तो काम करते ही करते हैं, जैसे A+B तो करते ही करते हैं। मान लीजिए A ऑब्जेक्ट है और B ऑब्जेक्ट है, दोनों को ऐड करना, फिर क्या करेंगे? इसके लिए हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग करेंगे। तो एक तरीके से हमको एक फैसाड मिलता है जो इंप्रूव करता है हमारी अंडरस्टैंडेबिलिटी, और जो मेंटेनेंस कॉस्ट है उसको बढ़ाता है, क्योंकि आपके पास कोई भी लैंग्वेज में आप ऐड कर रहे हैं फंडामेंटल चीज को यूज कर रहे हैं, उसकी प्लस को यूज करके हम ऑब्जेक्ट को ऐड कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग है ये आगे के लैंग्वेजेस में नहीं थी। एक्सप्लेन फॉलोइंग स्टोरेज क्लासेस इन C++। ऑटो क्या है? ऑटो देखिए अलग अलग स्टोरेज क्लास हम बता देते हैं। ऑटो है, एक्सटर्न है, और उसके बाद आपका स्टैटिक आएगी, रजिस्टर है। तो ऑटो ये एक डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास है, किसी के आगे ऑटो नहीं लिखा है, इसका मतलब जैसे इंट एक्स लिख दिया आपने, ऐसे इंट एक्स लिख दिया, यहाँ पर ऑटो ऑलरेडी लिखा हुआ है। वेरिएबल इस क्लास में वेरिएबल ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं और इनिशियलाइज जब वो डिफाइन किए जाते हैं, इनिशियलाइज होते हैं, और वो वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जैसे ही आप ये एक ब्रेस के यहाँ से एंटर होंगे, यहाँ से बाहर हो जाएंगे, यानी कि इसके यहाँ पर शुरू होंगे, इधर पे शुरू हो रहे हैं, ये जैसे इसको एंड ब्रेस मिलेगा ये खत्म हो जाएंगे, इस ब्लॉक के बाहर ये दिखाई नहीं देंगे। रजिस्टर अगर हम स्टोरेज क्लास की बात करें तो ये एक ऑटो वेरिएबल का टाइप ही है, बस ये सजेशन देता है कंपाइलर को, साहब प्लीज ये रजिस्टर, ये जो रजिस्टर वेरिएबल मैं बोल रहा हूँ, ये वैल्यू मैं बहुत यूज करूंगा, प्लीज परफॉर्मेंस अच्छा करने के लिए इसे आप अपने रजिस्टर में रख लीजिए। सीपीयू इसकी बात मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है। स्टैटिक, ये वेरिएबल स्टैटिक ऐसा है कि केवल एक ही बनेगा, ये वेरिएबल दैट इज नोन ओनली इन द फंक्शन दैट कंटेन्स इट्स डेफिनेशन, यानी कि ये कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता, रिटेन करता है अपनी वैल्यू, फंक्शन कॉलिंग हो रही है तब भी, यानी ये हमेशा जिंदा रहता है। स्टैटिक का मतलब ये है कि अलग अलग ऑब्जेक्ट, जैसे हर एक ऑब्जेक्ट का अपना मेंबर स्पेस होता है, अपना फंक्शन स्पेस होता है, लेकिन ये स्टैटिक मेंबर जो होंगे वो कॉमन होंगे हर ऑब्जेक्ट के लिए। स्टैटिक बनाते ही वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी 0 से। एक्सटर्न की बात करते हैं हम। एक्सटर्न मतलब ये भी स्टैटिक वेरिएबल है, लेकिन ये डेफिनेशन और इसका प्लेसमेंट है, ये इस तरीके से डिटरमाइन होता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट और लाइब्रेरी मॉड्यूल्स है वो कंबाइन, दे आर लिंक्ड, वो लिंक होते हैं एग्जीक्यूटेबल कोड बनाने के लिए। यानी एक्सटर्न करते ही आपको पता चल गया कि ये कहीं बाहर है, ये है स्टैटिक वेरिएबल लेकिन ये कहीं बाहर है, बाहर से इसको यूज करते हैं। इट कैन बी विजिबल आउटसाइड द फाइल वेयर इट इज डिफाइंड, तो ये आपके फाइल के अलावा भी बाहर विजिबल होता है। एक्सप्लेन कॉन्स्ट रेफरेंस आर्गुमेंट इन अ फंक्शन। एक कॉन्स्ट रेफरेंस आर्गुमेंट क्या होता है फंक्शन में? मतलब फंक्शन के अगर आप अंदर कॉन्स्ट देते हैं, इसका मतलब क्या होता है? मान लीजिए आप डेटा पे काम कर रहे हैं, आप नहीं चाहते कि देखिए साहब मैंने डेटा भेज तो दिया है आपके फंक्शन में, लेकिन इस डेटा पे कुछ चेंज करिए प्लीज, तो उसके लिए आप यू वांट टू प्रोटेक्ट दिस अल्टरेशन ऑफ डेटा, अल्टरेशन ऑफ डेटा नहीं चाहते, उसके लिए हम ये यूज करते हैं। ये आपको अलाउ करता है, दिस अलाउज फंक्शन टू प्रोसेस बोथ कांस्टेंट एंड नॉन कांस्टेंट एक्चुअल आर्गुमेंट्स, यानी कांस्टेंट भी नॉन कांस्टेंट भी ये फंक्शन इस पे काम करेगा। अगर फंक्शन में आपने कांस्ट नहीं दिया है प्रोटोटाइप में, तो इट कैन ओनली एक्सेप्ट नॉन कांस्टेंट आर्गुमेंट, तो ये केवल अगर कांस्ट नहीं दिया है तो नॉन कांस्टेंट आर्गुमेंट एक्सेप्ट करेगा फंक्शन। और अगर आप कांस्ट डिफरेंस देते हैं तो ये फंक्शन को अलाउज द फंक्शन टू जनरेट, फंक्शन को अलाउ करता है कि वो जनरेट कर सकता है, यूज कर सकता है टेम्परेरी वेरिएबल अप्रोप्रिएट। व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यूज, व्हाई डू यू यूज नेम स्पेस फीचर? नेम स्पेस फीचर का केवल एक काम है कि वो एक पैकेज की तरह चीजों को रखता है और कोई नेम कॉलिजन ना हो, इससे आपको सावधान करता है, बचाता है। तो मल्टीपल जो हम लाइब्रेरी यूज करते हैं उसमें कई बार जैसे ऐड है, ऐड तो ऐड ही रहेगा हमेशा, किसी कोई भी लाइब्रेरी यूज कर रही हो, अलग अलग लाइब्रेरी, मान लीजिए आप इमेज हैंडलिंग की लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, आप इमेज एनहांसमेंट की अलग लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, आप जो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के फंक्शंस उसके अलग लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, तो 3-4 लाइब्रेरी यूज कर ली आपने। अब उसमें मान लीजिए FFT फंक्शन है, फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म, अब ये तो सब में सेम ही रहेगा ना, FFT नाम रहेगा इसका, तो जब आप यूज करेंगे यहाँ तीनों जगह आपको FFT मिलेगा, फिर कैसा? तो नेम स्पेस ये देखता है कि देखिए FFT जो आ रहा है वो हमारी तरफ से आ रहा है, तो कोलिजन जो होंगे, नेम कोलिजन FFT तीनों में है और किसको यूज करना है वो रोकता है आपका नेम स्पेस फीचर। नेम स्पेस फीचर एक तरीके से आपका जो एक्सटर्नल डिक्लेरेशन है उसको यूनिक नेम स्पेस में डालता है और कोई भी पोटेंशियल कोलिजन जो होने वाला है उसको दूर करता है। ये आइडेंटिफाई करता है, असाइन करता है नेम किसी डिक्लेरेटिव रीजन में। रीजन का मतलब है समझ लीजिए जैसे आप अपने विंडोज में या लिनक्स में फोल्डर बनाते हैं ना, वही फोल्डर है, एक फोल्डर उसके अंदर चीजें रखी हुई है। ये जो आइडेंटिफायर है नेम स्पेस डिक्लेरेशन में, ये यूनिक होना चाहिए। अब यूनिक होता है नेम स्पेस के अंदर 2 ऐड ना हो, ये भी ध्यान रखिए। आइडेंटिफायर वो नेम है नेम स्पेस का जो हम यूज करेंगे रेफरेंस करने के लिए उसमें उसके मेम्बरान को,
ओवरराइडिंग क्या होती है? ओवरराइड मतलब ये करना है कि आप रिप्लेस कर रहे हैं किसी मेथड की फंक्शनैलिटी को, उसके इम्प्लीमेंटेशन को चाइल्ड क्लास में। तो अगर आप ओवरराइडिंग देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास पेरेंट होना चाहिए, एक चाइल्ड क्लास होना चाहिए। उस चाइल्ड क्लास में आप वो रीडिफाइन करेंगे सेम मेथड सेम सिग्नेचर वाला, मतलब बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास में दोनों बिल्कुल सेम दिखने चाहिए, बस अंदर की जो लाइनें हैं जो उसका इम्प्लीमेंटेशन है वो अलग रहेगा। ओवरराइड करना है अगर आपको मेथड को, तो आप जो सब क्लास है क्लास की, वो ओरिजिनली आपको वहां उसमें डिक्लेयर करना पड़ेगा, सेम नाम, रिटर्न टाइप, सेम पैरामीटर लिस्ट, सब कुछ सेम होना चाहिए। मेथड ओवरराइडिंग में मेथड का नाम, डेटा टाइप, आर्गुमेंट लिस्ट सब होना चाहिए। तीनों लाइनें जो मैंने बताई है पैराग्राफ, वो तीनों बिल्कुल सेम थे, तीनों एक ही बात को इंगित करते हैं। हाउ वर्चुअल फंक्शन इंप्लीमेंटेड इन C++? वर्चुअल फंक्शन कैसे इंप्लीमेंट होता है C++ में? तो वर्चुअल फंक्शन इंप्लीमेंट करने के लिए एक टेबल बनता है फंक्शन पॉइंटर का, इसे हम कहते हैं वी टेबल। ध्यान दीजिएगा, वी टेबल बनता है इसमें। ये एक एंट्री होती है इस टेबल में हर एक वर्चुअल फंक्शन के लिए, और टेबल क्रिएट होगा जैसे ही कंस्ट्रक्टर उस जो ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्टर चलेगा, जिस क्लास का एक कंस्ट्रक्टर चलेगा, वैसे ये टेबल बन जाएगा। तो जब डिराइव क्लास को कंस्ट्रक्ट करेंगे आप, तो बेस क्लास पहले कंस्ट्रक्ट होगी और वो करेगी सबसे पहले वी टेबल बनाएंगे, और डिराइव्ड क्लास अब ओवरराइड कर सकती है बेस क्लास के वर्चुअल फंक्शन को। तो जो एंट्रीज हैं वी टेबल में, ये ओवरराइड हो जाते हैं जो डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर है। इसीलिए वर्चुअल फंक्शन कभी भी शुड नॉट बी कॉल्ड फ्रॉम अ कंस्ट्रक्टर। वर्चुअल फंक्शन इसलिए हम कॉल नहीं करते कंस्ट्रक्टर से। व्हाट हैपेंस व्हेन यू मेक कॉल डिलीट दिस? अब आप जिस पॉइंट, एक पॉइंटर है आपके पास जो प्रेजेंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, प्रेजेंट ऑब्जेक्ट के एड्रेस को रख रहा है अपने पास, जो भी आप प्रेजेंट ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। अब अगर आप उसको डिलीट कर देंगे तो कैसे काम चलेगा? तो दो चीजें हो सकती है। इफ इट एग्जीक्यूट्स इन अ मेंबर फंक्शन फॉर एन एक्सटर्नल स्टैटिक या ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट, अगर वो एग्जीक्यूट करता है किसी मेंबर फंक्शन के अंदर किसी एक्सटर्नल स्टैटिक या ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट के लिए, तो प्रोग्राम आपका प्रॉब्ली क्रैश हो जाएगा, क्योंकि डिलीट स्टेटमेंट जैसे एग्जीक्यूट होगा इट विल क्रैश। क्योंकि आप देखिए जो फंक्शन होता है, जब भी फंक्शन कॉलिंग होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, तो इस फंक्शन में जो भी चीज आप यहाँ दे रहे हैं वो तो दे रहे हैं, साथ में दिस भी जाता है, आपको दिखता नहीं है लेकिन दिस ऑलरेडी जाता है। अब उसी डिलीट कर देंगे डिस्क को, तो अंदर कैसे काम चलेगा? और जब ऑब्जेक्ट इस तरीके से खत्म होता है, यहाँ आप ऐसे करने की कोशिश कर रहे हैं, और यूजिंग प्रोग्राम माइट नॉट नो अबाउट दिस एंड, अब जो प्रोग्राम उसे यूज कर रहा है उसे तो पता ही नहीं डिलीट दिस हो गया है। तो इंस्टेंशिएटिंग प्रोग्राम की जहां तक बात है, जो ऑब्जेक्ट उस स्कोप में है और वो कंटिन्यू करेगा एग्जिस्ट करना, इवन दो ऑब्जेक्ट इज फिनिश, यहाँ आपने उसको तो डिलीट कर दिया ना। तो इसलिए सबसे उसके बाद जो डिफरेंसिंग पॉइंटर का करेंगे वो और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आप डिफरेंशिएट करिए कॉपी कंस्ट्रक्टर और ओवरलोडेड असाइनमेंट ऑपरेटर। ओवरलोडेड असाइनमेंट ऑपरेटर, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर एक तरीके से आप एक नए ऑब्जेक्ट को जो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है उसके साथ उसकी वैल्यू देने के लिए, असाइन करने के लिए आप कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। जबकि ओवरलोड असाइनमेंट ऑपरेटर ये असाइन करता है कंटेंट्स को एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट और जो कोई और दूसरा एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है सेम क्लास के, यानी कि आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इक्वल टू ओबीजे 1 2 ऐसे असाइनमेंट से कर सकते हैं, या फिर ओबीजे 1 ओबीजे 2 ऐसे भी ये कॉपी कंस्ट्रक्टर काम करेगा। तो कैसे होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर? किस तरीके से इन्वोक होता है? जब क्रिएशन हो या इनिशियलाइजेशन हो ऑब्जेक्ट का एक साथ, जब आप ऑब्जेक्ट को पास करें फंक्शन में बाय वैल्यू, तभी कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, और जब ऑब्जेक्ट को रिटर्न करें फंक्शन से बाय वैल्यू, तभी कॉपी कंस्ट्रक्टर अपने आप इन्वोक हो जाता है। स्टैक और हीप ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? स्टैक और हीप ऑब्जेक्ट्स, जो मेमोरी एक प्रोग्राम यूज करता है उसको हम मेनली चार भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है कोड एरिया, ये है आपका कोड एरिया। यहाँ पर जो कंपाइल प्रोग्राम है यहाँ इस मेमोरी में जाके बैठता है। ग्लोबल एरिया होगा जहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल्स वगैरह रखे जाएंगे। उसके बाद होता है हीप, वैसे हीप ऊपर होता है लेकिन हीप यहाँ मान लीजिए या स्टैक मान लीजिए, इस यहाँ पर हीप होता है। हीप वहां पर होगा जहाँ पर डायनेमिकली एलोकेटेड वेरिएबल आप रखेंगे। स्टैक होता है, स्टैक वहां पर होंगे जहां पर पैरामीटर या लोकल वेरिएबल रखेंगे। ध्यान दीजिएगा आपके चार अलग अलग पार्ट है। कोड एरिया बड़ा बना दिया जाएगा, आपका कोड एरिया है यहाँ पर, फिर आपके पास ग्लोबल एरिया जहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल रखे जाएंगे, उसके बाद आपके पास स्टैक होगा, स्टैक में आप पैरामीटर्स और लोकल वेरिएबल, और यहाँ सबसे ऊपर हीप होगा, यहाँ पर आप डायनेमिकली एलोकेटेड वेरिएबल रखेंगे। ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। डीप कॉपी और शैलो कॉपी क्या होती है? डीप कॉपी शैलो कॉपी, डीप कॉपी शैलो कॉपी का आपको मैं अंतर बता दूं कि आप एक ही वस्तु है, एक ऑब्जेक्ट यू पॉइंट कर रहा है OB1 और एक ऑब्जेक्ट उसको यू पॉइंट कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 दोनों ही इसको पॉइंट कर रहे हैं, इसका मतलब है डीप कॉपी। जब आप ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 को इस तरीके से असाइन करें एक दूसरे को कि दोनों एक ही को पॉइंट करने लग जाए, इसे हम डीप कॉपी कहते हैं।
इसे हम शैलो कॉपी करते हैं, सॉरी शैलो कॉपी कहते हैं, लेकिन ये शैलो कॉपी हो गया। अब डीप कॉपी का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट वन, ये डीप कॉपी मैं बता रहा हूँ, ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू, अब यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट वन यहाँ पॉइंट करा, ऑब्जेक्ट टू यहाँ पॉइंट करा, दोनों में कंटेंट सेम है लेकिन दोनों अलग अलग एक दूसरे को पॉइंट कर रहे हैं, तो इसे हम डीप कॉपी कहते हैं। तो डीप कॉपी इट इन्वॉल्व्स यूजिंग द कंटेंट ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू क्रिएट अनदर इंस्टेंस ऑफ द सेम क्लास, यानी कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम, तो यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट में कंटेन द सेम, इनके पास दोनों के पास सेम इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन जो टारगेट ऑब्जेक्ट है उसका अपना रिसोर्स होगा, अपना बफर होगा। देखिए दोनों के पास अपना रिसोर्स अपना बफर है, और डिस्ट्रक्टर किसी भी एक ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रक्शन पे इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि अगर आप शैलो कॉपी करते हैं, शैलो कॉपी करेंगे तो आप ये भी एक तरीके से कॉपी, एक कंटेंट कॉपी करना है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, यहाँ से यहाँ आप कॉपी कर रहे हैं, लेकिन ये एक मिरर इमेज बना देता है जैसे आप देख पा रहे हैं। तो जो दो ऑब्जेक्ट हैं वो शेयर करते हैं सेम बफर और सेम रिसोर्सेज, यानी जो सारी चीजें हैं वो सेम रहती है क्योंकि दोनों एक ही को पॉइंट करते हैं। और दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेट कॉपिंग ऑफ रेफरेंसेस एंड पॉइंटर। तो रेफरेंस और पॉइंटर को अगर आप, रेफरेंस मतलब क्या होता है उर्फ, तो रेफरेंस और पॉइंटर को अगर आप कॉपी करेंगे अगर, तो सीधा ये आपका शैलो कॉपी हो जाएगा। इसमें दिक्कत ये है कि अगर ऑब्जेक्ट वन को आप डिलीट करते हैं तो ऑब्जेक्ट टू का क्या होगा, सोचिए इस पर। वर्चुअल क्लास और फ्रेंड क्लास क्या होती है, वर्चुअल क्लास और फ्रेंड क्लास, वर्चुअल बेस क्लास, वर्चुअल क्लास, या फिर फ्रेंड क्लास, फ्रेंड सपोर्टिंग क्लास। तो वर्चुअल बेस क्लास ये आप उपयोग करते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए सी प्लस प्लस। अगर आप डिराइव करना चाहते हैं दो क्लास को एक क्लास से और उसके बाद उसको फिर से डिराइव करना चाहते हैं किसी और क्लास को दो क्लास से सेकंड लेवल पे, तो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा सबसे ऊपर वाली जो क्लास है उसको वर्चुअल बेस क्लास इज वर्चुअल इन दी इनहेरिटेड क्लास। ध्यान दीजिएगा कि अगर आप डिराइव करना चाहते हैं दो क्लास एक क्लास से और फिर आप फर्दर डिवाइड करना चाहते हैं एक क्लास को फिर से दो क्लास में सेकंड लेवल पे, तो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा जो अपर मोस्ट बेस क्लास है एज वर्चुअल इन दी इनहेरिटेड क्लास। इस इनहेरिटेड क्लास में इसको वर्चुअल आपको बताना पड़ेगा। तो ये इसका क्या यूज है, ये आपको प्रिवेंट करती है जो मल्टीपल कॉपी बन जाती है अपर मोस्ट बेस क्लास की, बेस क्लास डेटा की, बेस क्लास डेटा मेंबर की, जब भी ऑब्जेक्ट इस क्लास का इस लेवल पे क्रिएट होगा, क्योंकि यहाँ पे क्रिएट हो रहा है फिर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, उस चीज को बचाने के लिए वर्चुअल क्लास में यूज करते हैं। फ्रेंड क्लास के बारे में बात करें तो जब एक क्लास डिक्लेयर करती है अनदर दूसरी क्लास को फ्रेंड, तो वो उसे बोल रही है कि देखिए साहब हम दोनों दोस्त हैं, आप हमारा डेटा यूज करिए, हमारा मेथड यूज करिए, जो भी प्रोटेक्टेड प्राइवेट मेंबर है सब यूज करिए, बस वो आपकी फ्रेंड क्लास हो गई। तो फ्रेंडशिप ये बाई डायरेक्शनल है, जरूरी नहीं है। मान लीजिए आप हैं, आप अपने दोस्त को बोलते हैं आइए साहब मेरे घर पे आइए, मेरे बेड पे सोइए, मेरे घर पे खाना खाइए, मेरे घर पे टीवी देखिए, हमारे साथ पढ़िए, लेकिन ये साहब के जैसे आप जाते हैं इनके पिताजी के सामने खड़े होते हैं, कौन हो आप, स्कूल में बात क्या करो। ये बाई डायरेक्शनल पॉसिबल हमेशा नहीं होता है। अगर ए डिक्लेयर करता है बी को उसकी फ्रेंड, तो इसका मतलब नहीं है कि ए एक्सेस कर सकता है प्राइवेट मेंबर बी का, इसका मतलब ये होता है केवल बी एक्सेस कर सकता है सारे डेटा ए के। एक्सप्लेन दी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को बताइए। स्कोप रेजोल्यूशन बहुत सारे काम करता है पहली चीज तो ये इसका नाम ही है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। तो ये डिफाइन करता है मेंबर फंक्शन को आउटसाइड द क्लास। अगर आपको किसी स्टैटिक मेंबर को या ऐसी चीजों को कॉल करना है जो सब पूरे क्लास के लिए है, उसके लिए आप स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करते हैं। तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर तब रिक्वायर होता है, तब जरूरत होती है इसकी, जब डेटा मेंबर को रीडिफाइन किया जा रहा है डिराइव क्लास में, या फिर ओवरराइडन मेथड जो भी डिराइव क्लास में है वो कॉल करना चाहता है बेस क्लास वर्जन को सेम मेथड के, तब क्या करेंगे आप, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करेंगे। इनहेरिटेंस के एडवांटेज बताइए। सबसे पहले तो कोड रीयूजेबिलिटी है, टाइम आपका बचेगा, और जो चीज ऑलरेडी प्रूवन है हाई क्वालिटी है उसको आप दोबारा यूज कर रहे हैं तो प्रॉब्लम्स आगे नहीं है। कॉपी कंस्ट्रक्टर और असाइनमेंट ऑपरेटर में ये हम काफी बार देख चुके हैं, ये बार बार क्वेश्चन इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको रट जाए, मतलब आप समझ जाए कि ये होती क्या चीज है। एक कॉपी कंस्ट्रक्टर हम तब यूज करते हैं जब हम चाहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर दें, जैसे हम इस तरीके से करते हैं इंटीजर। अब देखिए ये जो डेफिनेशन है ये बात पहले जो मैंने डिस्कशन किया उससे अलग है, तो सब जगह आपको अलग अलग डेफिनेशन मिलेगी, अलग अलग तरीके से बताया जाएगा। तो इंटीजर जैसे आपने कहा I2 क्या के ब्रैकेट में I1 दे दिया, तो I1 में I2 बनाया आपने, I1 की वैल्यू I2 में चली गई। तो असाइनमेंट ऑपरेटर अगर आप करते हैं, ये ना करके असाइनमेंट ऑपरेटर करते हैं, जैसे I2 में I1 की वैल्यू देने की कोशिश करते हैं, तो ये क्या करता है कि ये कॉपी कंस्ट्रक्टर इन्वोक नहीं करेगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं बनेगा, वो सिंपली असाइन कर देगा वैल्यू हर आपके ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को मेंबर बाय मेंबर। ओके, स्ट्रक्ट डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रक्ट एंड क्लास इन टर्म्स ऑफ एक्सेस मॉडिफायर। स्ट्रक्चर और क्लास में बहुत सारे अंतर होते हैं, लेकिन आपसे पूछा गया है कि आप इनके अंतर बताइए, कैसे अंतर बताइए आप इन टर्म्स ऑफ एक्सेस मॉडिफायर। तो अलग अलग मतलब समझते हैं इसका। एक्सेस मॉडिफायर के तहत क्लास और स्ट्रक्चर ये बिल्कुल सेम है सिंटैक्टिकली, अगर दोनों देखेंगे आपको लगेगा दोनों चीजें तो सेम है,
C++ में जो स्ट्रक्चर की जो विधा है, स्ट्रक्चर जो बनाया गया था सी में, उसको आपने क्लास में बना दिया। सी में स्ट्रक्चर में केवल डेटा मेंबर होते थे, C++ में आप फंक्शन भी डाल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो स्ट्रक्चर में है C++ में, वो क्लास की तरह बिल्कुल सेम है। डिफरेंस ये है कि C++ के स्ट्रक्चर में जो डेटा मेंबर्स होते हैं बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं, जबकि एक क्लास में जो मेंबर्स होंगे या फिर फंक्शंस होंगे बाय डिफॉल्ट प्राइवेट हो जाते हैं। ये अंतर है। वर्चुअल फंक्शंस क्या है? वर्चुअल फंक्शंस पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म आप कैसे अचीव कर सकते हैं? आप अचीव कर सकते हैं वर्चुअल फंक्शन कैसे? अगर फंक्शन का सेम नाम है, बेस क्लास में भी है, पेरेंट क्लास में भी है, यानी बेस क्लास, डिराइव्ड क्लास और बेस क्लास दोनों में है, तो पॉइंटर जो बेस क्लास का है वो कॉल कर सकता है बेस क्लास को। लेकिन अगर फंक्शन को आपने वर्चुअल बना दिया तो बेस क्लास पॉइंटर इनिशियलाइज अगर आपने कर दिया डिराइव्ड क्लास से, एड्रेस ऑफ डिराइव्ड क्लास से, तो फंक्शन चाइल्ड क्लास का कॉल हो जाएगा। तो देखिए ये वर्चुअल फंक्शन ही है और ये किसको इम्प्लीमेंट कर रहा है? यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट कर रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। कुछ और भी क्वेश्चन देखें और भी बाकी है। धन्यवाद।